हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट पेपर का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है समाजशास्त्र के सिद्धांत। आज हम इसके यूनिट सेकंड का टॉपिक है संस्थाएं, उसका अध्ययन करेंगे। संस्थाओं में 4 बिंदु हैं प्रमुख रूप से: परिवार, नातेदारी, धर्म और शिक्षा। तो हम परिवार का अध्ययन कर चुके हैं इससे पहले। आज हम नातेदारी संस्था का अध्ययन करेंगे। अंग्रेजी भाषा के किनशिप शब्द की हिंदी संगोत्रता, बंधुत्व, नातेदारी एवं स्वजन की गई है। नातेदारी एवं विवाह जीवन के आधारभूत तथ्य हैं। यौन इच्छा विवाह को जन्म देती है और विवाह परिवार एवं नातेदारी को। सामाजिक सुरक्षा की भावना ने ही कई छोटे मोटे संघों के निर्माण की प्रेरणा दी जो परिवार से लेकर राष्ट्र तक हैं। समान भाषा, धर्म, जाति, राष्ट्र के लोगों के बीच व्यक्ति अपने को अधिक सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन इनसे भी अधिक सुरक्षित वह अपने को नातेदारी में पाता है जिनके साथ उसके सामाजिक, नैतिक, आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। वह राष्ट्रीयता, धर्म, प्रदेश सभी बदल सकता है, परंतु नातेदारी नहीं। इसमें रक्त का बंधन है। अतः जंगली और असभ्य जनजातियों से लेकर सभ्य समाजों तक इसे पुष्ट और विश्वसनीय माना जाता है। इस प्रकार हम कहते हैं कि नातेदारी का प्रत्येक समाज में बहुत ही महत्व है। गर्भावस्था, पितृत्व, समाजीकरण, सहोदरता आदि जीवन के मूलभूत तथ्यों के साथ मानव व्यवहार का अध्ययन ही नातेदारी का अध्ययन है। मनुष्य समाज में जन्म के बाद से ही अनेक लोगों से संबंधित हो जाता है। इन संबंधों में रक्त संबंध और विवाह संबंध के आधार पर बने जो संबंध हैं वो अधिक स्थायी और घनिष्ठ होते हैं। संबंधों का निर्माण मानव द्वारा की जाने वाली सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम है। जिन विशिष्ट सामाजिक संबंधों द्वारा मनुष्य बंधे होते हैं और जो संबंध समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं उन्हें हम नातेदारी के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो हम नातेदारी की कुछ परिभाषाओं और विशेषताओं का अध्ययन करेंगे, जिनमें रेडक्लिफ ब्राउन समाजशास्त्री हैं। उन्होंने नातेदारी के विषय में बताया है कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध हैं जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है। डॉक्टर रिवर्स के अनुसार संगोत्रता यानी बंधुत्व की मेरी परिभाषा उस संबंध से है जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित तथा वर्णित की जा सकती हैं। लूसी मेयर के अनुसार बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है। रॉबिन फॉक्स समाजशास्त्री हैं। उनके अनुसार नातेदारी की अत्यंत सरल परिभाषा यह है कि नातेदारी केवल मात्र स्वजन या वास्तविक, ख्यात या कल्पित समरक्तता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध होते हैं। इस प्रकार उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि हम संगोत्रता यानी नातेदारी में उन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जिनसे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है और वंशावली संबंध परिवार से पैदा होते हैं एवं परिवार पर ही निर्भर है। ऐसे संबंधों को समाज की स्वीकृति आवश्यक है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे नातेदारी के भेद का, टाइप्स ऑफ किनशिप। सामाजिक संबंधों में सबसे ज़्यादा सार्वभौमिक और आधारभूत संबंध वे हैं जो प्रजनन पर आधारित होते हैं। प्रजनन की कामना 2 प्रकार के संबंधों को जन्म देती है: माता पिता एवं संतानों के बीच तथा भाई बहनों के बीच बनने वाले संबंध, इन्हें हम समरक्तता के संबंध कहते हैं, अर्थात समरक्तता। दूसरा है पति पत्नी के मध्य बनने वाले संबंध। इन दोनों के पक्षों के बीच जो बनने वाले संबंध हैं जिन्हें हम विवाह संबंध कहते हैं। दोनों प्रकार के संबंधों को जो है हम संक्षिप्त में जानने का प्रयास करेंगे। तो पहला है समरक्त संबंध। प्रजनन के आधार पर उत्पन्न होने वाले सामाजिक संबंधों में से एक प्रकार वह है जो रक्त या समरक्तता के आधार पर बनता है, जैसे माता पिता एवं संतानों के बीच का संबंध। संतानों यानी माता पिता से बाह्यकाणु यानी जीन्स जो होते हैं वो ग्रहण करती हैं और ऐसी मान्यता है कि उनमें समान रक्त पाया जाता है। इसी प्रकार भाई बहनों में भी रक्त संबंध होते हैं। एक व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन, दादी दादा, मामा, नाना नानी, चाचा बुआ आदि रक्त संबंधी ही हैं, लेकिन रक्त संबंधियों के बीच सदा ही प्राणी शास्त्रीय संबंध होना आवश्यक नहीं है। उनके बीच काल्पनिक संबंध भी हो सकते हैं। इन संबंधों को यदि समाज स्वीकृति देता है तो वे वास्तविक संबंधों की तरह माने जाते हैं। अतः रक्त संबंधों में जैविकीय तथ्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सामाजिक मान्यता का
तथ्य है। विभिन्न समाजों में हमें इनके जो है अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे मलेशिया की ट्रोबियांडा द्वीप निवासियों में वास्तविक पिता कभी कभी अज्ञात होता है, लेकिन परंपरा अनुसार संतान का पिता वही माना जाता है जो उस लड़की से विवाह करता है। गोद लेने वाली प्रथा इसका सार्वभौमिक उदाहरण है। जिस व्यक्ति को गोद लिया जाता है उसके प्रति सभी जगह ऐसा व्यवहार किया जाता है जैसे वह जैविक रूप से उत्पन्न संतान हो। यदि वास्तविक रक्त संबंध ही ऐसे संबंधों का आधार होता है तो हम कई संबंधियों को एक ही नाम से संबंधित करते हैं। जैसे पिता की आयु और माता की आयु के लोगों को पिता या माता शब्दों द्वारा संबोधित क्यों करते हैं। मलेशिया के कुछ भागों में बच्चा किस प्रकार का माना जाएगा इसका निर्णय प्रसव की क्रिया के द्वारा नहीं होता, बल्कि कुछ सामाजिक कृत्यों के ऊपर आधारित होता है। वहाँ एक द्वीप में तो प्रसूता का जो व्यक्ति उसके कार्यों का मूल्य देता है वही उसकी संतान का पिता कहलाता है और उस व्यक्ति की पत्नी उस बच्चे की माँ बन जाती है। दूसरे द्वीप में वह व्यक्ति पिता बन जाता है जो गृह द्वार पर साइकस वृक्ष के पत्ते का आरोपण करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पितृत्व और मातृत्व सृजन प्रसवन की शारीरिक क्रियाओं पर पूरी तरह आधारित नहीं होता, बल्कि सामाजिक प्रथाओं पर भी निर्भर होता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे विवाह संबंध का, जो नातेदारी का दूसरा भेद है। प्रजनन पर आधारित नातेदारी संबंधों में विवाह संबंध भी है, जो समलिंगियों के बीच समाज की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप स्थापित होता है। केवल पति पत्नी ही विवाह संबंधी नहीं हैं, बल्कि उन दोनों के परिवारों के अनेक संबंध भी परस्पर विवाह संबंधी होते हैं, जैसे सास ससुर, ननद भौजाई, जीजा साली, साला संबंधी, साढ़ू, फूफा, भाभी, बहू आदि। इन संबंधों को दो व्यक्तियों के संदर्भ में ही प्रकट किया जाता है, जैसे सास बहू, ससुर बहू, पति पत्नी, जीजा साली, देवर भाभी, ननद भौजाई, साला बहनोई, मामी भांजा, फूफा भतीजी आदि। इन सभी संबंधियों के बीच संबंध जो होते हैं वो उनका आधार रक्त संबंध न होकर विवाह संबंध होता है। तो नातेदारी के भेद के बाद अब हम अध्ययन करेंगे नातेदारी की श्रेणियों का, यानी कैटेगरी ऑफ किनशिप। तो मोरडॉक जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने नातेदारी की श्रेणियों का गहनता से अध्ययन किया है, जिनमें उन्होंने श्रेणियों को 3 प्रकार से विभाजित किया है: प्राथमिक संबंधी, द्वितीयक संबंधी और तृतीयक संबंधी। जो प्राथमिक संबंधी हैं इनमें वे व्यक्ति हैं जिनसे हमारा सीधा संबंध है या जिनके संबंध को प्रकट करने के लिए कोई और सीधा संबंधी यानी बीच में नहीं है। एक परिवार में 8 प्रकार के प्राथमिक संबंधी हो सकते हैं, जिनमें 7 तो रक्त से संबंधित और 1 विवाह से संबंधित होता है, यानी पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन, बहन बहन, ये सभी रक्त संबंधी होते हैं। और पति पत्नी का प्राथमिक संबंध जो है विवाह पे आधारित होता है। तो ये कुल मिलाकर प्राथमिक संबंधी हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। द्वितीयक संबंधी, तो ये वे संबंधी हैं जो उपयुक्त प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का दादा उसका द्वितीयक संबंधी है, क्योंकि दादा से पोते का संबंध पिता के द्वारा है। पिता तथा पिता के पिता यानी दादा आपस में प्राथमिक संबंधी हैं। ये रक्त संबंधी द्वितीयक रिश्तेदार हैं। रक्त संबंधी द्वितीयक रिश्तेदार के और भी उदाहरण हैं, जैसे चाचा भतीजा, मामा, नाना, नानी आदि। विवाह द्वारा बने रिश्तेदारों में द्वितीयक संबंधियों में हम सास ससुर, साला बहनोई, साली, देवर भाभी आदि को जो है गिन सकते हैं। मोरडॉक ने ये द्वितीयक संबंधियों को जो है 33 प्रकार उल्लेख किए हैं। अब आता है नातेदारी श्रेणियों में तृतीयक संबंधी। ये वे हैं जो हमारे तृतीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं या प्राथमिक संबंधियों के द्वितीयक संबंधी हैं, जिसे जो है तृतीय संबंधी कहते हैं। पिता में है हमारे तृतीयक संबंधी हैं, क्योंकि हमारे पिता प्राथमिक संबंधी हैं और पिता के पिता द्वितीयक संबंधी, अतः दादा के पिता हमारे तृतीयक संबंधी होंगे। इसी तरह से साले का लड़का हमारा तृतीयक संबंधी होगा, क्योंकि साला हमारा द्वितीयक संबंधी है और उसका पुत्र तृतीयक होगा। मोरडॉक ने जो है तृतीयक संबंधियों को 151 प्रकार बताए हैं,
इस प्रकार संबंधों की ये श्रृंखला जो है हम चतुर्थ, पंचम, षष्टम और आगे भी इसको ले जा सकते हैं। अब इसके बाद आता है नातेदारी यानी संबंध की संज्ञाएं, यानी टर्म कौन कौन सी होंगी। तो मजूमदार मदान जो समाजशास्त्री हैं उन्होंने संगोत्र यानी संबंध सूचक शब्द ऐसी संज्ञाएं होती हैं, उन्होंने बताया है कि जिनका प्रयोग विभिन्न प्रकार के संबंधों का उल्लेख के लिए किया जाता है। नातेदारी सूचक शब्दों का अध्ययन भी अति प्राचीन है। मानव शास्त्र में नातेदारी से संबंधित साहित्य का कम से कम आधा भाग इस बात पर लिखा है कि हम अपने वंश संबंधियों और विवाह संबंधियों को संबोधित करने के लिए किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मॉर्गन पहला विद्वान थे जिन्होंने नातेदारी शब्दावलियों के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने न्यूयॉर्क राज्य की इराक्विस जनजाति का जीवन पर्यंत अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने जो है वर्गात्मक और जो है वर्णनात्मक दो प्रकार की संज्ञाओं का अध्ययन किया, जिनमें विशिष्ट वर्णनात्मक या व्यक्तिकात्मक जो संज्ञा है यथार्थ संबंध सूचक होते हैं। इसके अंतर्गत यथार्थ सूचक जो है वो संबंध होते हैं और केवल उन्हीं व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त होते हैं जिनके संदर्भ में या जिनको संबोधित करते हुए बात की जाती है। उदाहरण के लिए जब हम कहते हैं कि पिताजी, तब हमारा अर्थ एक विशिष्ट संबंधी से ही होता है जो समाज में पिता के संबंध से जाना जाता है। पुत्र, पत्नी, माँ आदि अनेक ऐसे ही विशिष्ट शब्द होते हैं जिनको हम वर्णनात्मक या व्यक्तिगात्मक या विशिष्ट कहते हैं। दूसरा आता है वर्गात्मक पद्धति, यानी इसके अंतर्गत एक साखीय एवं भिन्न साखीय कई व्यक्तियों और प्राय विवाह मूलक संबंधियों के लिए एक ही संबंध सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। संबंध सूचक शब्द इन सभी संबंधियों को एक वर्ग के रूप में समान मानता है। उदाहरण के लिए असम के सेमानागा अजा शब्द का प्रयोग माँ, पिता के भाई की पत्नी, मौसी आदि तीनों प्रकार के संबंधियों के लिए करते हैं। अपू शब्द का प्रयोग पिता, पिता के भाई और जो है अजा शब्द का प्रयोग तो माँ, पिता के भाई की पत्नी, मौसी, और अपू शब्द का प्रयोग पिता, पिता के भाई और माँ के बहन के पति यानी मौसा के लिए किया जाता है। तो नाना, मामा, ससुर, ममेरा भाई, साला, भतीजा आदि विभिन्न आयु वर्ग एवं पीढ़ियों के लोगों के लिए जो है किया जाता है। अंगामी नागाओं में बूरी शब्द बड़े भाई, पत्नी की बहन, ज्येष्ठ और उनकी पत्नी, चाची, ताई सभी के लिए किया जाता है। इस प्रकार जो है डॉक्टर रिवर्स ने संबंध सूचक संज्ञाओं की एक तीसरी पद्धति का भी उल्लेख किया है जिसका प्रयोग जैविक परिवार के सदस्य आपस में करते हैं। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे नातेदारी की जो है कुछ विशेषताएं, भूमिकाएं या जिनको हम नातेदारी का महत्व कह सकते हैं उसका, और इसके बाद सबसे अंत में अध्ययन करेंगे हम नातेदारी के नियामक व्यवहार या रीतियों का। तो सबसे पहले जो है हमें जानने का प्रयास करेंगे कि नातेदारी का जो हमने अर्थ और परिभाषा का अध्ययन किया था तो इसकी जो है प्रमुख विशेषताएं या महत्व या जो है कह सकते हैं हम इसका भूमिका कौन सी है, तो उसको कुछ बिंदुओं के अंतर्गत मैं आपको समझाने का प्रयास करूँगी, जिनमें प्रथम बिंदु है विवाह एवं परिवार का निर्धारण। नातेदारी यह तय करती है कि एक व्यक्ति के विवाह का क्षेत्र क्या होगा, किस प्रकार का विवाह निषिद्ध है, किसे मान्यता दी गई है, किसे अधिमान्यता। दूसरे शब्दों में हम इसको इस प्रकार समझ सकते हैं कि अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, समलिंग सहोदरज एवं विषमलिंग सहोदरज विवाह आदि का निर्धारण नातेदारी के आधार पर ही होता है। परिवार में रक्त एवं विवाह संबंध पर आधारित सदस्य पाए जाते हैं। दोनों ही प्रकार के सदस्यों को हम नातेदार कहते हैं। परिवार का विस्तार नातेदारी का ही विस्तार है। उदाहरण के लिए मातृसत्तात्मक परिवार में भाई की भूमिका अपनी बहन के परिवार में महत्वपूर्ण है। वही परिवार का जो है संचालन करता है और वही सब प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का केंद्र होता है। दूसरा है वंश, उत्तराधिकार एवं पदाधिकार का निर्धारण। नातेदारी वंशावली का निर्धारण करती है। वंशावली की लंबाई प्रतिष्ठा का मापदंड होती है। परिवार, वंश, गोत्र, भ्रातृदल एवं अर्धांश नातेदारी के विस्तृत स्वरूप हैं। भूतकाल के वंश संबंधियों
का ज्ञान प्राप्त कर व्यक्ति महसूस करता है कि वह इतिहास विहीन नहीं है, वरन उसकी भी कुछ जड़ें हैं। एक व्यक्ति की संपत्ति एवं पद का हस्तांतरण किन लोगों में होगा, कौन कौन उसके दावेदार होंगे, ये जो है नातेदारी के आधार पर तय होता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे नातेदारी की जो भूमिका या महत्व है या विशेषता है। तीसरा वो है आर्थिक हितों की सुरक्षा। मुर्डॉक के मतानुसार नातेदारी समूह एक व्यक्ति नहीं बल्कि द्वितीय रक्षा पंक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब एक व्यक्ति संकट या परेशानी में होता है तब उसे आर्थिक कार्य को या सांस्कृतिक दायित्व को पूरा करना होता है। संक्षिप्त में इस प्रकार कह सकते हैं या समझ सकते हैं कि जब उसे परिवार के बाहर सहायता की आवश्यकता हो तब वह अपने विस्तृत नातेदारी समूह की ओर सहायता के लिए बाहर यानी निहार सकता है। अतः समुदाय या संपूर्ण जाति में अन्य सदस्यों की अपेक्षा नातेदारों को उसे सहायता देने का दायित्व सबसे ज़्यादा है। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता या जो महत्व हम कह सकते हैं या भूमिका वो नातेदारी की है कि सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करती है। लोभी कहते हैं कि एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को बिना फल की आशा किए हुए निःशुल्क सेवाएं देता है, जबकि उन्हें सेवाओं के लिए हमें बाह्य व्यक्ति को उसकी कीमत चुकानी होती है। रिश्तेदार एक नैसर्गिक परामर्शदाता होता है। वह कठिन परिस्थितियों में एक सहायक और युद्ध व शिकार की अवस्था में एक साथी होता है। इस प्रकार से रिश्तेदारों की औरतें मिलजुल कर कृषि कार्य करती हैं, घरेलू कामों में मदद करती हैं और एक दूसरे के बालकों का पालन पोषण भी करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट विशेषता या महत्व हम कह सकते हैं वो है मानसिक संतोष। यानी नातेदारी के मनोभाव एक व्यक्ति की मानसिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। हमारी औद्योगिक सभ्यता की मांगें हमें अवैयक्तिक नौकरशाही वाली विवेकपूर्ण सामाजिक संरचना की ओर अग्रसर करती हैं, जिनमें नातेदारी के मनोभाव तर्कसंगत प्रतीत नहीं होते। फिर भी मनुष्य नातेदारी के बंधन से मुक्त नहीं हो पाया है। एक व्यक्ति अपने पूर्वजों के चित्र घर में टांगता है, एल्बमों का संग्रह करता है। संभवतः इसके पीछे सैकड़ों वर्षों के नातेदारी केंद्रित अनुभवों की जो है खुमारी हुई है। मानवता का इतिहास ये इस बात का जो है द्योतक है, गवाह है कि एक लंबी अवधि तक मानव जाति नातेदारी पर आधारित समूहों में रही है। व्यक्ति का स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन सभी कुछ नातेदारों के हाथ में था। नातेदारी विहीन व्यक्ति अपने को बिना जो है सामाजिक प्रतिष्ठा वाला या निकृष्ट रूप में मात्र मृत व्यक्ति के समान ही मानता है। मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, वो यह है कि वह अपरिचित से डरता है और परिचित पर विश्वास करता है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट जो है महत्व है या भूमिका हम कह सकते हैं नातेदारी की, वो है मानव शास्त्रीय ज्ञान का आधार। मानव शास्त्रीय अध्ययन में नातेदारी का ज्ञान एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रारंभिक मानव शास्त्रियों ने अधिकांश अध्ययन नातेदारी से ही प्रारंभ किए थे। वे नातेदारी के अध्ययन के आधार पर जो है नातेदारी व्यवस्था, परिवार, विवाह आदि से संबंधित थे और सामाजिक संरचना को जो है नातेदारी के अध्ययन के आधार पर समझना चाहते थे। साथ ही वे समाज और संस्थाओं के विकास में भी रुचि रखते थे। नातेदारी का अध्ययन इस दिशा में बहुत सहायक सिद्ध हुआ है। वह अनेक अध्ययनों से स्पष्ट जो है कर सकते हैं कि उन्होंने किया है कि प्रारंभिक समाजों में वंशानुक्रम समूह की मूलभूत राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और क्षेत्रीय इकाइयाँ रही हैं। इस प्रकार जो है इसके बाद हम अध्ययन करेंगे नातेदारी के जो है नियामक व्यवहार या रीतियाँ कौन कौन सी हैं, जिनको समाजशास्त्रियों ने प्रमुख रूप से 6 भागों में बांटा है, जिनके मैं आपको नाम बता देती हूँ। परिहार, परिहास, माध्यमिक संबोधन और पितृश्रेयस, मातुलेय या और आखिरी है सहप्रसवता या कष्टी, सहकष्टी जिसे हम कहेंगे। इस प्रकार जो है नातेदारी की जो रीतियाँ हैं उनका अभी मैं संस्थाओं के जो नातेदारी वाला टॉपिक है उसके सेकंड पार्ट में अध्ययन कराऊंगी। अभी आप जब तक इसके जो है नातेदारी की प्रमुख विशेषताएं, भूमिका और महत्व और इसके भेद और श्रेणियों का और संज्ञाओं का अध्ययन करें।